75वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी आज 11 बजे करेंगे मन की बात। गैंगस्टर कुलदीप फजा को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। फजा पेशी के दौरान हुआ था फरार। हत्या जैसे 70 मामले थे दर्ज। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। देश का एक जवान भी हुआ शहीद। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कोरोना की बेलगाम रफ्तार जारी। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 166 मौतें। दिल्ली में शादियों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर। होली के अवसर पर उत्तराखंड के सीएम की अपील। तो यहाँ इस वक्त की बड़ी जानकारी। रंगों के महापर्व होली की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। तो बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। कोविड गाइडलाइंस के साथ घर पर होली मनाने की अपील की गई है। तो यहाँ इस वक्त तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि होली का त्योहार घर पर ही मनाएं। होली के अवसर पर उत्तराखंड की सीएम की अपील। होली का त्योहार घर पर ही मनाने की अपील की है। तो यहाँ रंगों के महापर्व होली की सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। तो यहाँ तीरथ सिंह रावत ने लोगों से अपील की है। कोविड गाइडलाइंस के साथ घर पर होली मनाने की अपील की गई है। तो यहाँ तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर जानकारी दी। तो बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। होली के अवसर पर उत्तराखंड के सीएम की अपील। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि रंगों के महापर्व होली की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है सीएम ने। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में शनिवार की रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया। तो यहाँ आपको बता दें कि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल फायरिंग में 2 जवान घायल हो गए और इनमें से एक जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मौके से एक M4 और AK-47 राइफल बरामद हुई है। और इससे पहले 22 मार्च को शोपिया जिले में मुनिहाल में सेना ने कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। यहाँ आपको बता दें कि घायल जवान को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च यानी कि रविवार सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित करेंगे। तो ये आपको बता दें कि मन की बात का ये 75वां संस्करण होगा। तो यहाँ होली, कोरोना के बढ़ते मामलों और 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में देशवासियों से बातचीत करेंगे। तो यहाँ चुनाव के दौरान मन की बात कार्यक्रम को लेकर विपक्ष पहले से ही कई बार सवाल खड़े कर चुका है। बता दें आपको कि इससे पहले पिछले महीने 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कई मुद्दों पर बात की थी। उन्होंने पानी के महत्व के बारे में कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही तमिल भाषा का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि तमिल एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। मैंने खुद में ही कहा कि मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया और मैं तमिल नहीं सीख पाया। तो यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च रविवार सुबह 11 बजे मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित करेंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि पीएम मोदी यानी कि आज रविवार को मन की बात 11 बजे करेंगे। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि मन की बात का ये 75वां संस्करण होगा। होली, कोरोना के बढ़ते मामलों और 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों के बीच पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे। चलिए आपको बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। होली के अवसर पर सरकार कोरोना को लेकर सख्त हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में पाबंदियां लगा दी गई हैं।
तो बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना का कहर लगातार जारी है और एमपी के 12 शहरों में फुल लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, होली के अवसर पर सरकार यहां सख्त दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए इंदौर से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी जुड़ रहे हैं। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि एमपी के 12 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस बीच कोरोना की रफ्तार तेज होती दिखाई दे रही है, क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, कोरोना की रफ्तार एक बार फिर वापस से तेजी से दिखाई दे रही है और यही वजह रही कि मध्य प्रदेश में 2100 से ऊपर आंकड़े कल रात जो रिपोर्ट आई है 2142 आंकड़े कोरोना के आए हैं। वहीं साथ ही बात करें तो जहां एक तरफ मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के पहले 3 जिलों में रविवार को लॉकडाउन था, अब उसे बढ़ाकर 12 जिलों पर लॉकडाउन कर दिया गया क्योंकि आज होली भी है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जिन शहरों में 20 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन रविवार को लगाया जाएगा। और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के 12 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, रतलाम, नीमच और उज्जैन है। ऐसे कई 12 शहरों में जो है पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया। वहीं साथ ही बात करें जहां एक तरफ होली का त्योहार है, आज पहले होली को लेकर भी कई पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन कड़ा विरोध होने के बाद अब होली पर थोड़ी सी छूट दी गई है, जिसपे जो गली शहरों में जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, हालांकि जो कॉलोनियां हैं और कहीं भी ऐसी जगह पर अपन पब्लिक प्लेस पर नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉलोनियां हैं वहां पर 20 लोगों को के साथ में होलिका दहन जरूर कर सकते हैं। पहले इस पर पूरी रूप से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन जब दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस की तरफ से इस चीज का होलिका दहन को लेकर जो पाबंदी लगाई गई थी उसका जब विरोध किया गया तो सरकार ने इस फैसले पर अपना मूड चेंज किया है और सरकार ने एक बार फैसला दिया है कि 20 लोगों के साथ हालांकि होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सोमवार की बात करें तो इन शहरों में जिन शहरों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन है रविवार को, वहां पर सोमवार को भी पाबंदियां रहेंगी, वहां पर बेवजह घूमना अलाउ नहीं रहेगा। और साथ ही होली को कलर को लेके बात करें तो किसी तरह से सिर्फ होली आप अपने घर पे ही खेल सकते हैं, रंग आप अपने घर पर ही खेल सकते हैं, बाहर जाकर नहीं खेल सकते। तो इस तरह से कई पाबंदियां लगाई गई हैं। जिस कदर मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए मध्य प्रदेश के 12 जिलों में पूर्ण रूप से आज रविवार को लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। जी गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस बीच कल होली का त्योहार है और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हर चौराहों पर, हर जगह पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, नगर निगम की टीमें मुस्तैद है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैद है। किसी तरह से किसी को भी आवाजाही की आज, क्योंकि आज ऑलरेडी लॉकडाउन है, कल रात्रि शनिवार रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू होता है, ऐसे में तो कल जो 36 घंटे का पहले से ही पूर्ण रूप से लॉकडाउन होता है। साथ ही कल सोमवार है और रंग है कल 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 होली का रंग। तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उधर पंजाब के मलोट में शनिवार को किसानों ने बीजेपी विधायक अरुण नारंग को पीटा और इस बीच बदसलूकी की। तो यहां आपको बता दें कि केंद्र की तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ नाराज किसान यहां नहीं रुके, उन्होंने नारंग के कपड़े तक फाड़ दिए। तो यहां आपको बता दें कि इसके अलावा 2 अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी पिटाई की गई। बाद में किसी तरह पुलिस ने बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं को वहां से बचाकर बाहर निकाल लिया। तो यह मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में पुलिस किसानों से नारंग को बचाती दिख रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि नारंग मलोट के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तभी किसानों ने उन पर हमला कर दिया। उधर दिल्ली पुलिस ने कुख्यात अपराधी कुलदीप फजा को एनकाउंटर में मार गिराया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो यहाँ आपको बता दें कि स्पेशल सेल ने दिल्ली के रोहिणी में कुलदीप फजा और उसके साथियों को स्पॉट किया था। तो यहाँ पुलिस टीम ने जब फजा को रोका तो उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में फजा को पुलिस ने मार गिराया। तो यहाँ आपको बता दें कि एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई और इस दौरान दिल्ली पुलिस स्पेशल के अफसर बाल बाल बच गए। पुलिस के कुछ जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट भी गोली लगी। इस बीच फजा पिछले 2 दिनों से रोहिणी सेक्टर 14 के तुलसी अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर D9 में छुपा हुआ था। इस बीच आपको जानकारी दे दें कि उसी के साथ 2 साथी योगेंद्र और भूपेंद्र भी मौजूद थे और उसी की मदद कर रहे थे और यहाँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने इन दोनों को मौके से गिरफ्तार किया गया है।
या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए कोरोना ने एक बार फिर संक्रमित होने और बॉडी में एंटीबॉडी बनने और वैक्सीन की एक खुराक लाने के बावजूद अगर कोई दोबारा संक्रमित हो जाए तो निश्चित ही चिंता की बात है। तो यहाँ इस बीच जयपुर में भी एक ऐसा ही केस आया है जिसमें डॉक्टरों का भी हैरान कर दिया है। तो यहाँ आपको बता दें कि इस मामले में पेशेंट के म्यूटेंट कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने की आशंका जाहिर की जा रही है और इसी के तहत अब अस्पतालों ने पेशेंट के सैंपल को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और जयपुर के सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि पीड़िता बीते साल नवंबर में कोरोना संक्रमित हुई थी और अभी फिलहाल 15 दिन पहले ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। बावजूद इसके भी वो संक्रमित पाई गई। उधर बंगाल और असम में पहले चरण के मतदान के दौरान वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में 5 जिलों की 30 सीटों पर करीब 80% वोटिंग हुई है। तो यहाँ आपको बता दें कि बंगाल में 8 चरणों में मतदान है, तो वहीं असम में 3 चरणों में असम में 70% वोटिंग दर्ज की गई। आपको ये भी बता दें कि असम के 12 जिलों की 47 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले गए थे और यहाँ कुल 126 सीटें हैं और 2 घटनाओं को छोड़कर दोनों राज्यों की 70 सीटों पर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। कुछ जगहों से ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें भी सामने आई, लेकिन दोनों ही दलों ने हिंसा और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। तो यहाँ बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस सभी इस बम्पर वोटिंग से उत्साहित है। तो यहाँ हर दल का दावा है कि लोगों ने उन्हीं के ही पक्ष में मतदान किया, पर ये तो नतीजे ही तय करेंगे कि लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में मतदान मौजूदा सरकार के लिए किया है या फिर सत्ता परिवर्तन के लिए। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। तो यहाँ कोरोना के संक्रमण के लोगों को बचाने के लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शादी समारोह और अंतिम संस्कार सहित अन्य पब्लिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी है। तो यहाँ आपको बता दें कि DDMA आदेश के अनुसार अगर किसी बंद जगहों पर शादी समारोह का आयोजन हो रहा है तो क्षमता के 50% ही लोग एकत्रित होंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि मगर यहाँ अधिकतम संख्या 100 लोगों से अधिक नहीं होगी। तो इस बीच इसके अलावा खुले एरिया में आयोजित किसी शादी या अन्य समारोह में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की CEO अदार पूनावाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारत में अमेरिकी वैक्सीन कोवोवैक्स का ट्रायल शुरू हो गया है और इस बीच कोवोवैक्स को अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी नोवावैक्स ने तैयार किया है। तो यहाँ आपको पूनावाला ने यह भी बताया कि इस वैक्सीन को यूके और अफ्रीका के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के खिलाफ भी प्रयोग करके देखा गया है। इसमें से 89 कारगर साबित हुआ है। यहाँ आपको जानकारी दें कि ट्रायल के बाद इसे सितंबर महीने में लॉन्च करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया DGCI की मंजूरी के बाद कोरोना के खिलाफ इस दूसरी वैक्सीन का प्रोडक्शन होने जा रहा है। और इस बीच ये भी बता दें कि सीरम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविशील्ड बनाई है जो भारत में लोगों को दी जा रही है, साथ ही दूसरे देशों को भी सप्लाई की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 62,258 नए केस सामने आए हैं और इस बीच 251 मौतें हुई हैं और इसी के साथ ही कुल केसों की संख्या 1,19,910 बताई जा रही है। तो यहाँ इस बीच 1,61,240 हो गई है।
इस बीच शनिवार तक देश में कुल 4,52,647 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं और अब तक देश में वैक्सीन की 5,81,09,773 डोज लगाई जा चुकी है। इस बीच जानकारी दे दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को ऐसे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की जहां केस ज्यादा सामने आ रहे हैं और इनमें से 46 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां सबसे ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 46 जिलों में कंटेनमेंट उपायों को सख्त करने की सलाह दी गई है। उधर मौसम में लगातार बदलाव जारी है और होली के पहले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग की ओर से इस हफ्ते की मौसम की भविष्यवाणी की गई और इसी के अनुसार राजधानी दिल्ली में इस वीक का तापमान में वृद्धि नजर आएगी। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ के तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हफ्ते के अंत में मौसम करवट ले सकता है। या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए श्रीलंका नौसेना ने देश के जल क्षेत्र में कथित तौर पर घुसने के कारण इस सप्ताह गिरफ्तार किए गए सभी 54 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। तो इस बीच भारतीय अधिकारी सूत्रों ने यहां बताया कि 40 लोगों को शुक्रवार को रिहा किया गया था और उस बीच शेष 14 मछुआरों को शनिवार सुबह रिहा कर दिया गया और इस बीच श्रीलंका नौसेना ने 24 मार्च को 54 मछुआरों को गिरफ्तार किया था। तो यहाँ आपको बता दें कि नौसेना की उनकी 5 नौकाएं भी जब्त की गई। तो यहाँ भारतीय उच्चायोग ने कहा कि इन मछुआरों को दूतावास संबंधी सहायता मुहैया कराया जा रहा है। उसमें कहा कि मछुआरों के मामले में मानवीय तरीके से निपटे जाने की जरूरत है। उधर नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और इस बीच किसान आंदोलन को 4 महीने हो गए हैं और आज आंदोलन का 122वां दिन है। तो यहाँ किसानों द्वारा आज भारत बंद का इस बार ज्यादा असर नहीं दिखा और सड़क और रेल मार्ग जाम करने का आंदोलनकारियों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन बाजारों में इसका साफ असर नहीं दिखा। और अब 28 मार्च को यानी कि आज टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने होलिका दहन का कार्यक्रम रखा है। उसी में कृषि कानूनों की कॉपियां भी चलाई जाएंगी और इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत खुद इन बिलों की कॉपियां चलाएंगे। यहाँ राकेश टिकैत ने किसानों से आह्वान किया कि रविवार शाम होलिका दहन के अवसर पर किसान जहां भी हों वहीं किसानों की कॉपियां जलाकर यानी कि कानूनों की कॉपियां जलाकर सरकार को यह संदेश देने का काम करें कि कृषि कानून हमें मंजूर नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ है और इस दौरान एनकाउंटर में एक 50,000 का इनामी पिंटू उर्फ शिबू रावत गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच यहाँ आपको बता दें कि एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगी और फिलहाल पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार पिंटू अंबेडकर नगर के ICICI बैंक लूट में शामिल था और यही नहीं, वह लखनऊ में चौक की 50 लाख की लूट में भी शामिल था। और यहाँ लखनऊ के DCP सेंट्रल दिनेश सिंह ने बताया कि आज हुसैनगंज टीम ने मुठभेड़ के दौरान पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ उसके पैर में गोली लगी है और पिंटू का इलाज कराया जा रहा है। और इस बीच पुलिस ने पिंटू से एक 32 बोर की पिस्टल और बाइक बरामद की है।
पर मुठभेड़ हुई है? ये थाना महानगर क्षेत्र के बंधे के पास ये जो एरिया पड़ता है, यहाँ पे जो दिल्ली की स्पेशल टीम ने उन्होंने इंटेलिजेंस इनपुट दिया था कि हमारा एक अपराधी जिस पर 25 मुकदमे लगभग दर्ज हैं और हाल में ही वो शहादरा में उसने आर्म्ड रॉबरी की थी और उस पर उसे 50,000 का इनाम उस पर घोषित था। जो पिंटू शर्मा है और वो रहने वाला फैज़ाबाद का है, वो यहाँ पे रह रहा है और उसके मूवमेंट की इनको कुछ इन्फॉर्मेशन थी और इन्हीं के इनपुट पे इनकी टीम और हमारे यहाँ की क्राइम ब्रांच की टीम और महानगर थाने की टीम तीनों ने यहाँ पे चेकिंग बैरियर लगाकर चेकिंग करना शुरू किया और बाद में इसको इंटरसेप्ट किया गया। तो ये अपनी पैशन प्रो बाइक से था, भागने लगा और जब पुलिस ने इसको तीनों तरफ से यहाँ घेर लिया तो उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो हमारी पुलिस ने भी आत्मरक्षा। यहाँ यूपी में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने कई आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। इस बीच बता दें आपको कि अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। तो यहाँ शनिवार को सरकार ने प्रदेश के 6 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। तो बता दें आपको कि बीते दिन शुक्रवार को 43 आईपीएस के ट्रांसफर हुए थे और इस बीच शनिवार को यूपी सरकार ने 6 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ ट्रांसफर किए गए अफसरों में अष्टभुजा प्रसाद सिंह और एसपी कानपुर नगर आउटर बनाया गया। तो यहाँ अमित वर्मा को एसपी वाराणसी ग्रामीण पद पर पोस्टिंग मिली है। उधर फरवरी के महीने में हुए म्यांमार में तख्ता पलट के बाद लगातार हो रहे प्रदर्शनों में आम लोगों की मरने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच शनिवार को प्रदर्शनों को दबाने के लिए सैन्य बलों ने घातक बिल का प्रयोग किया, जिसमें 93 लोगों की जान चली गई और करीब 2 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शन में एक दिन में मारे गए लोगों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और ये सारी मौत देश के अलग अलग करीब दर्जन भर हिस्सों में हुई है। तो यहाँ आपको बता दें कि दूसरी तरफ म्यांमार की सेना ने शनिवार को ही परेड के दौरान राजधानी में फोर्सेस डे भी मनाया और इस बीच दुनिया भर में म्यांमार की सेना की निंदा हुई है। तो यहाँ यूरोपीय संघ के एक डेलीगेशन में म्यांमार के 76वें आर्मर्ड फोर्सेस डे को एक आतंक और अपमानजनक वाला दिन बताया गया है। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। तो यहाँ सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे समय जब बंगाल में मतदान हो रहा है तो वहां पीएम बांग्लादेश दौरे पर जाते हैं और इस बीच बांग्लादेश में वह पश्चिम बंगाल पर लेक्चर देते हैं। तो यह साफ तौर पर चुनाव नियमों का उल्लंघन है। दरअसल यह ममता बनर्जी बैरकपुर में चुनाव प्रचार कर रही थी और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यहाँ चुनाव चल रहे हैं और इस बीच पीएम बांग्लादेश आते हैं और बंगाल पर लेक्चर देते हैं। तो यह पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं इस बीच उन्होंने कहा कि खड़गपुर की चुनाव रैली में कभी कभी वह कहते हैं कि ममता ने बांग्लादेश में लोगों को लाकर यहां घुसपैठ कराई है, लेकिन वह खुद वोट मार्केटिंग में बांग्लादेश जाते हैं। उधर साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री शो वुक शनिवार को अयोध्या पहुंचे, जहां बीजेपी सांसद, विधायकों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और इस दौरान दक्षिण कोरिया की यात्रा कर चुके अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र भी मौजूद रहे। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि हवाई पट्टी से रक्षा मंत्री शो वुक सीधे सरे किनारे महारानी हो के स्मारक पर पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो यहाँ रानी के स्मारक पर खड़े होकर उन्होंने याद किया कि दक्षिण कोरिया की राष्ट्र धुन भी गुनगुनाई। तो यहाँ अयोध्या के डीएम अनुज झा ने बताया कि रक्षा मंत्री शो वुक ने रानी हो स्मारक और रानी हो पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने रानी हो को भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्तों का सेतु बताया है। यहाँ कहा कि उनकी वजह से ही सदियों में भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते जुड़े हैं। तो यहाँ भारत और कोरिया की साझा सांस्कृतिक धरोहर और संस्कृति के जुड़ाव की भी उन्होंने चर्चा की। इसी के बाद रक्षा मंत्री लगभग 1 घंटे अयोध्या में रहने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्री जी का अयोध्या का दौरा हुआ। वर्तमान में वो भारत दौरे पे हैं और इसके क्रम में आज पहले जनपद आगरा और फिर जनपद अयोध्या का दौरा हुआ। यहाँ पर रानी हो स्मारक पे पहले वो गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी पुष्पांजलि उनको अर्पित की। साथ ही जो अभी निर्माणाधीन रानी हो का जो पार्क है उसका भी उन्होंने भ्रमण किया और अयोध्या तथा कोरिया के बीच के जो सांस्कृतिक संबंध रहे, प्रगाढ़ संबंध रहे, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की और यहाँ जो पार्क का निर्माण हो रहा है उसकी प्रगति से वो काफ़ी
प्रसन्न दिखे तथा उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे प्यार के नाम पे ताजमहल प्रसिद्ध है यहाँ पे, उसी तरीके से अयोध्या में ये ताजमहल के सदृश होगा, जो दोनों देश के बीच प्यार और आपसी जो संबंध है उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। और उन्होंने अपनी आज की यात्रा पे काफ़ी हरियाणा के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रतिनिधि मंडल में महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश टांडा का आभार जताया है, क्योंकि हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों का बकाया मानदेय अब जारी हो गया है, जिसमें केंद्र के शेयर अटकने की देरी हो रही थी। तो यहाँ महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश टांडा ने संज्ञान लेकर इसी के लिए कदम उठाया। तो यहाँ 5 महीने से अटका मानदेय उन्हें दिलाने के लिए वित्त विभाग से 58.54 करोड़ रुपए एडवांस जारी करवाया। चलिए आपको बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं, तो बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, रात 3 बजे गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता छत्रधर महतो। तो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनआईए के समन के बाद भी नहीं पहुंचा छत्रधर। तो यहाँ छत्रधर को आज एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की तमाम दर्शकों के सामने है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें कि आज रात 3 बजे गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता छत्रधर महतो। तो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए समन के बाद भी छत्रधर नहीं पहुंचा था। तो बड़ी खबर यहाँ आपको यह भी बता दें कि छत्रधर को आज एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, रात 3 बजे टीएमसी नेता छत्रधर महतो गिरफ्तार किए गए थे। और यहां आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। एनआईए के समन के बाद भी छत्रधर नहीं पहुंचा। तो यहां छत्रधर को आज एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रंगों के पर्व होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बघेल ने इस अवसर पर सभी नागरिकों को सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना दी है। यहाँ सीएम ने होली पर्व को लेकर शुभकामना संदेश में कहा कि होली का त्योहार बड़े छोटे, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सबको प्रेम, आत्मीयता और समरसता के साथ रंग में सरोकार करता है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारा और सौहार्द को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इस बीच सीएम ने कहा कि यह त्योहार हमें अपने भीतर अहंकार, बुराइयों को दूर करने का भी प्रेरणा देता है। उन्होंने आज प्रदेशवासियों से सामाजिक वातावरण में पर्यावरण के अनुकूल होली मनाने की अपील की है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सभी लोग उत्साह और उमंग के इस त्योहार के दौरान सभी जरूरी सावधानी बरतें, मास्क पहने, शारीरिक दूरी बनाए रखें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो यहाँ यथासंभव घर में होली मनाएं और बाहर भीड़ भाड़ से बचें, क्योंकि सुरक्षा में ही बचाव है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।